आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है जी ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था जिसमें हमने ये देखा था कि किस तरह से किस तरह से वाटर जो है वो सॉइल से रूट्स की तरफ आता है और रूट से जो है वो जाइलम के तक जाते हैं। ठीक है, अब जो ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर है इसमें ये स्टडी करेंगे कि जाइलम से जो वाटर है वो लीव्स तक कैसे ट्रांसपोर्ट होगा और उसका क्या मैकेनिज्म होगा। डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले जो ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर है इसको असेंट ऑफ सैप के नाम से भी जाना जाता है। डेफिनेशन क्या है जी, द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन अ प्लांट इज कॉल्ड असेंट ऑफ सेप या फिर ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर। जो वाटर की ट्रांसलोकेशन है यानी कि असेंट ऑफ सेप है उसके लिए, क्योंकि वाटर प्लांट्स जो है वो काफ़ी हाइटेड होते हैं तो वाटर को काफ़ी ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस कवर करना पड़ता है लीव्स तक जाने के लिए। डायरेक्टली इतने डिस्टेंस को कवर करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए जो स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है वाटर के मूवमेंट के लिए प्लांट्स के वो है जी जाइलम। ठीक है, जाइलम की अगर कंपोजिशन देखें तो जाइलम के अंदर ट्रेकाइड्स भी होती हैं और वेसल्स भी होते हैं, लेकिन वाटर जो पाथवे मूव करता है यूज़ करता है जाइलम का वो है जी ल्यूमन ऑफ जाइलम, यानी कि उसकी वॉल्स के अंदर से वाटर मूव नहीं करता, जो उसकी कैविटी है कैविटी के अंदर से वाटर मूव करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं जाइलम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं, पेरेन्काइमा सेल्स के बाद ट्रेकाइड्स हैं, देन वेसल्स हैं। वेसल्स का आप देख सकते हैं कि डिफरेंट वेसल्स जो है वो आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है, डिफरेंट वेसल एलिमेंट्स कनेक्ट होते हैं, एक लॉन्ग पाइप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और उस पाइप लाइक स्ट्रक्चर से, जैसे कि अगर इस डायग्राम में आप देखें लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है जाइलम का, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी वाल्स हैं यानी कि पेरेन्काइमा सेल्स हैं और ट्रेकाइड्स हैं, वो वाली जो स्पेस है वो एम्प्टी नहीं है, लेकिन ये जो वेसल एलिमेंट्स की इंटरनल स्पेस है उसकी ल्यूमन है वो बिल्कुल एम्प्टी है। तो ये वाला पाथवे बेस्ट होगा वाटर के लिए मूव करने के लिए। तो वाटर जो है वो अपनी मूवमेंट के लिए इसी पाथवे को यूज़ करेगा। वाटर कैसे जाएगा लीव्स तक, उसके लिए डिफरेंट थेरीज हैं जो कि इसको एक्सप्लेन करती हैं। इनमें रूट प्रेशर थ्योरी है, कैपिलैरिटी थ्योरी है, वाइटल थ्योरी है और कोहेजन टेंशन थ्योरी है। सबसे पहले हम जो है वो रूट प्रेशर थ्योरी की बात करेंगे। रूट प्रेशर थ्योरी क्या है जी, बाय डेफिनेशन द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेटेड इन द रूट विच फोर्स द वाटर अपवर्ड इन द स्टेम इज नोन एज रूट प्रेशर। अब जो रूट प्रेशर है वो ऐसा प्रेशर है जो कि वाटर की वजह से जनरेट होता है और रूट्स के अंदर जो रूट प्रेशर है वो हाई होता है, स्टेम के अंदर रूट प्रेशर लो होता है, तो ऑटोमेटिकली वाटर जो होता है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है, यानी कि वाटर जो है वो रूट से स्टेम की तरफ मूव करेगा। ये जो रूट प्रेशर का मैकेनिज्म है ये जो है वो एक प्रूव्ड मैकेनिज्म है और काफ़ी सारे प्लांट्स के अंदर ये ऑब्जर्व किया जाता है। इसके एविडेंसेस हम इस तरह से ले सकते हैं कि अगर हम एक वेल वाटर्ड प्लांट लें और वेल वाटर्ड प्लांट को हम उसकी बेस से थोड़ा सा ऊपर करके कट लगाएं, एक काफ़ी डीप कट लगाएं, तो काफ़ी डीप कट लगाने के बाद देखेंगे कि उसके अंदर से जो वाटर है वो लीक आउट होना शुरू हो जाएगा। वही कट जो है वो हम उसकी लीव्स के पास या उसके सेंटर में लगाते हैं तो वहाँ पे कट लगाने से जो वाटर है वो लीक आउट नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब ये है कि रूट्स के पास से वाटर इसलिए लीक आउट हो रहा है क्योंकि रूट्स के अंदर रूट प्रेशर ज़्यादा है, उस वजह से वहाँ पे जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो हाई है। उस हाई कंसंट्रेशन की वजह से वो फ़ौरन वहाँ से मूव कर रहा है। ठीक है, अगर हमने इसको मेजर करना हो तो मेजर करने के लिए हम जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिसको मर्करी मैनोमीटर का नेम देते हैं, जो कि प्रेशर मेजर करने के लिए यूज़ होता है। ये एक ट्यूब लाइक इंस्ट्रूमेंट होता है और इसके अंदर जो है वो मर्करी फिल होती है और अकॉर्डिंग टू प्रेशर जो मर्करी का लेवल होता है वो अप एंड डाउन होता है। ठीक है, अगर जो है वो वेल वाटर्ड प्लांट लेके उसकी बेस के पास से कट लगाएं और बेस के पास से कट लगाने के बाद जो मर्करी मैनोमीटर है उसको उस जगह पर अटैच कर दिया जाए तो उससे क्या होगा कि जैसे जैसे रूट के अंदर रूट प्रेशर हाई और लो होगा वैसे वैसे जो मर्करी मैनोमीटर के अंदर मर्करी का लेवल है वो अप डाउन होगा और उस लेवल के अप डाउन होने से वहाँ पे रूट प्रेशर को मेजर किया जा सकता है। अब जो रूट प्रेशर थ्योरी है ये काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, काफ़ी प्लांट्स के अंदर ये देखी जाती है, लेकिन इसके बावजूद इसको कम्प्लीटली एक्सेप्ट नहीं किया जाता
क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि इसके कुछ ऑब्जेक्शन पॉइंट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑब्जेक्शन पॉइंट क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ रूट प्रेशर इज मच लोअर। अब देखें, हाइट ऑफ वाटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ रूट प्रेशर। जितना ज़्यादा रूट प्रेशर होगा उतना वाटर ज़्यादा हाइट तक जाएगा, रूट प्रेशर लो होगा वाटर की हाइट भी लो होगी। अब अगर हम प्लांट्स के अंदर रूट प्रेशर को मेजर करते हैं तो प्लांट्स के अंदर जो रूट प्रेशर होता है वो होते हैं 3 एटमॉस्फेयर। जो 3 एटमॉस्फेयर रूट प्रेशर है वो इनफ नहीं है कि वो प्लांट के अंदर वाटर को लीव्स तक लेके जा सके, क्योंकि कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी जो हाइट होती है वो मोर देन 6 फीट इवन 114 मीटर तक हाइट के जो प्लांट्स हैं वो भी होते हैं, ठीक है। तो इतने ज़्यादा बड़े साइज़ के जो प्लांट्स हैं उनके लिए 3 एटमॉस्फेयर प्रेशर इनफ नहीं है वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। प्लांट्स के अंदर जो रूट प्रेशर है वो एटलीस्ट 20 एटमॉस्फेयर होना चाहिए। 20 एटमॉस्फेयर के मुकाबले में 3 एटमॉस्फेयर की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा लोअर है, इसलिए हम इस थ्योरी को जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि रूट प्रेशर की वजह से ही वाटर जाता है। ऑटोमेटिकली वहाँ पे कोई ना कोई और मैकेनिज्म होगा जो कि वाटर को ट्रांसपोर्ट करवा रहा होगा। सेकेंड जो ऑब्जेक्शन है वो ये है कि रूट प्रेशर सीजनल फ्लक्चुएशन। जैसे कि अगर हम बात करते हैं विंटर सीज़न की, तो विंटर सीज़न के दौरान सॉइल के अंदर वाटर इनफ होता है और उस हिसाब से रूट्स भी वाटर को ज़्यादा अब्जॉर्ब करती हैं, यानी कि रूट प्रेशर हाई होता है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू रूट प्रेशर जो विंटर सीज़न है उसमें उस दौरान एवेपोरेशन लो होती है, ठीक है। यानी कि रूट प्रेशर हाई होने के बावजूद जो वाटर होता है वो बहुत स्लोली मूव कर रहा होता है टूवर्ड्स द लीव। अगर हम समर सीज़न की बात करते हैं तो समर सीज़न के दौरान सॉइल के अंदर भी वाटर की क्वांटिटी थोड़ी सी लो हो जाती है, सॉइल थोड़ी ड्राई हो जाती है। इसके साथ ही जो रूट प्रेशर है उसके रूट प्रेशर भी लो हो जाता है। लेकिन रूट प्रेशर लो होने के बावजूद जो ट्रांसपायरेशन है एवेपोरेशन है वो हाई हो रही है, ठीक है। एवेपोरेशन हाई है, इट्स मीन के वाटर जो है वो कंटिन्यूस तरीके से रूट से जो है वो लीव्स की तरफ मूव करता जा रहा है। अगर रूट प्रेशर ही वाटर की मूवमेंट का सबब है तो इसके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए कि विंटर में रूट प्रेशर हाई है तो विंटर में एवेपोरेशन भी हाई हो, और समर में रूट प्रेशर लो है तो समर में एवेपोरेशन भी लो हो, ठीक है। लेकिन इसकी जो है वो इसके उल्ट है, इसलिए हम जो है वो रूट प्रेशर थ्योरी को रिजेक्ट करते हैं कि ये कम्प्लीटली रिलायबल थ्योरी नहीं है। थर्ड जो इसका है वो ये है कि रूट प्रेशर इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर वाटर मूवमेंट। कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं, बल्कि इवन मोस्टली प्लांट्स के अंदर ये होता है कि अगर हम उनकी रूट्स को अलहदा कर दें, जस्ट उनका स्टेम कट आउट करें और जो उनका कटेड पार्ट है स्टेम का उसको वाटर के अंदर डिप किया जाए तो हम देखते हैं कि थोड़े से टाइम के बाद जो वाटर है वो जाइलम के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। हालांकि उनके साथ रूट्स अटैच नहीं होती। इट्स मीन के रूट प्रेशर जो है वो लाजमी नहीं है पानी को स्टेम तक लेके जाने के लिए। इसके बाद है कि रूट प्रेशर इज़ नॉट एब्जॉर्ब्ड इन जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जो है वो मोस्ट सक्सेसफुल प्लांट्स हैं। आफ्टर एंजियोस्पर्म जो है वो सेकंड सक्सेसफुल प्लांट लैंड के जो है वो जिम्नोस्पर्म्स हैं। तो जिम्नोस्पर्म्स के अंदर किसी किस्म का रूट प्रेशर ऑब्जर्व ही नहीं किया जाता, हालांकि उनके अंदर भी वाटर की ट्रांसपोर्ट होती है, एवेपोरेशन होती है। इट्स मीन कि उनके अंदर कोई और मैकेनिज्म है। अगर रूट प्रेशर ही वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए मैंडेटरी होता तो जिम्नोस्पर्म के अंदर फिर वाटर की ट्रांसपोर्ट नहीं होनी चाहिए थी। उसके बाद इनका जो लास्ट ऑब्जेक्शन पॉइंट है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो ये है कि जाइलम जो है वो स्टेट ऑफ टेंशन में होता है इंस्टेड ऑफ प्रेशर। यानी कि जो जाइलम की जो वाल्स होती हैं वो इन इलास्टिक होती हैं। इन इलास्टिक वाल्स होने की वजह से जाइलम के अंदर प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो क्रिएट नहीं होता, बल्कि जाइलम के अंदर जो है वो टेंशन क्रिएट होती है और उस टेंशन की वजह से जो वाटर है वो उसके अंदर मूव करता है। रूट प्रेशर के साथ रिलेट करने के लिए ज़रूरी है कि जाइलम के अंदर भी प्रेशर क्रिएट हो, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो रूट प्रेशर की थ्योरी है इसको कम्प्लीटली रिजेक्ट तो नहीं किया जाता, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं माना जाता। हाँ, कुछ प्लांट्स के अंदर ये सही प्रूव हो जाती है।
सेकंड थ्योरी जो है वो जी कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी थ्योरी क्या स्टेट करती है? अकॉर्डिंग टू कैपिलैरिटी थ्योरी द वाटर मूव्स अपवर्ड इन जाइलम ड्यू टू कैपिलैरिटी एक्शन। अब कैपिलैरिटी एक्शन क्या है जिसकी वजह से वाटर जो है वो जाइलम के अंदर मूव कर रहा है? कैपिलैरिटी एक्शन की डेफिनेशन हम इस तरह से कर सकते हैं, द मूवमेंट ऑफ वाटर इन कैपिलरी ट्यूब बाय अडहेजन इज कॉल्ड कैपिलैरिटी एक्शन या फिर कैपिलैरिटी। कैपिलरी ट्यूब की बात हुई है कि कैपिलरी ट्यूब के अंदर वाटर की मूवमेंट है। कैपिलरी ट्यूब किस चीज़ को कह रहे हैं? कैपिलरी ट्यूब इज़ अ ग्लास ट्यूब विद नैरो बोर इज कॉल्ड कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, एक ग्लास ट्यूब होती है जैसे कि आप देख सकते हैं, जिनका जो बोर होता है वो बहुत ज़्यादा नैरो सा होता है और इनका डायमीटर जो होता है वो बहुत नैरो होता है। ठीक है, इसको हम कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। कैपिलरी ट्यूब को अगर इस तरह से वाटर के अंदर डिप करना है, डिप करने का मैकेनिज्म ये होता है कि इनका जो एक एंड होता है वो कम्प्लीटली वाटर के अंदर जो है वो डूबा हुआ हो, वाटर के अंदर हो, और एक एंड जो है वो वाटर से बिल्कुल बाहर हो। ठीक है, तो जो सिरा जो है वो पानी के अंदर डूबा हुआ होता है उस साइड से जो वाटर होता है वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करता है। ठीक है, यानी कि हाइट ऑफ वाटर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डायमीटर ऑफ कैपिलरी ट्यूब के। जितना ज़्यादा कैपिलरी ट्यूब का डायमीटर नैरो होगा उतना ज़्यादा वाटर जो है वो ज़्यादा हाइट तक जाएगा। अगर कैपिलरी ट्यूब का डायमीटर ज़्यादा होगा तो वाटर की जो हाइट है वो भी लो होगी। अब कैपिलरी ट्यूब के ऑब्जेक्शन पॉइंट्स क्या हैं जी? फर्स्ट ये है द डायमीटर ऑफ जाइलम इज़ नॉट इनफ। ठीक है, अगर हम जाइलम के डायमीटर की बात करते हैं तो जो जाइलम का डायमीटर है वो तकरीबन जो है वो 40 मीटर के राउंड अबाउट है। ठीक है, तो जो 40 मीटर का डायमीटर 40 डायमीटर जो है जाइलम का वो इतना इनफ नहीं है कि वो पानी को 114 मीटर की हाइट वाले प्लांट्स के अंदर भी मूव करवा दे। ठीक है, अगर हम जाइलम के डायमीटर के अकॉर्डिंग देखते हैं तो डायमीटर के अकॉर्डिंग जो वाटर है वो सिर्फ 20 सेंटीमीटर की हाइट तक जा सकता है। यानी कि ऐसे प्लांट्स जिनकी हाइट जो है वो 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा है उनके अंदर जो वाटर है वो मूव नहीं करेगा। सेकंड जो है वो इसका ये है कि अगर हम फ़र्ज़ कर लें कि जाइलम का जो डायमीटर है वो इसको सपोर्ट भी कर दे, इसको जो है वो अपवर्ड मूव भी करवा दे, इसके बावजूद एक वैलिड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्शन पॉइंट ये है कि जाइलम जो है वो डायरेक्ट कंटेंट नहीं रखता वाटर के साथ, बल्कि जाइलम जो है वो वाटर लेता है रूट से, और रूट से जब जाइलम के अंदर वाटर आता है तो उसके रूट हेयर देन कॉर्टेक्स देन जो है वो पासी सेल्स एंडोडर्मल सेल्स के अंदर से होता हुआ जाइलम के अंदर एंटर होता है। डायरेक्टली जाइलम का वाटर के साथ कोई टच नहीं होता। लेकिन कैपिलैरिटी एक्शन में हमने पढ़ा कि जो कैपिलरी ट्यूब है उसका एक एंड जो है वो वाटर के अंदर डिप होना चाहिए, फिर जो है वो वाटर उसके अंदर मूव करना स्टार्ट करता है। क्योंकि जाइलम का एक एंड जो है वो वाटर के अंदर डिप नहीं होता, इसलिए जो कैपिलैरिटी थ्योरी है इसको अप्लाई नहीं किया जा सकता प्लांट्स के अंदर। नेक्स्ट है जी वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी के लिए दो साइंटिस्ट थे, गोल्डवेस्की। गोल्डवेस्की साइंटिस्ट ने ये कहा था कि जो वाटर की मूवमेंट होती है वो पंपिंग एक्शन के थ्रू होती है, और जेसी बोस ने कहा था कि जो वाटर की मूवमेंट है वो उसकी स्टेम सेल्स की प्लस्टरी एक्टिविटीज़ की वजह से होती है। ठीक है, ये दोनों जो है वो बहुत ज़्यादा रिलायबल स्टेटमेंट्स नहीं मानी जाती। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है इसकी वो है कोहेजन टेंशन थ्योरी। कोहेजन टेंशन थ्योरी के अकॉर्डिंग इसकी स्टेटमेंट क्या है? द नेगेटिव प्रेशर और पुल और सक्शन is created in the leaves as a result of transpiration pull the water upward। ठीक है, यानी कि जो लीव्स हैं, लीव्स के अंदर नेगेटिव प्रेशर या फिर सक्शन प्रेशर क्रिएट किया जाता है, और वो जो नेगेटिव प्रेशर या सक्शन प्रेशर लीव्स का होता है वो जो है वो वाटर को इस काबिल बनाता है कि वो अपवर्ड मूव करे। ठीक है, कोहेजन टेंशन थ्योरी के अंदर कुछ फैक्टर्स हैं वो मेजर रोल प्ले करते हैं, जैसे कि ट्रांसपायरेशनल पुल है जो कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मेन फैक्टर है इसका। ट्रांसपायरेशनल पुल में क्या है कि जो ट्रांसपायरेशन होती है वाटर की अपवर्ड वो ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से होती है। ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से कैसे होती है इसको ज़रा गौर से देखिएगा।
अगर हम जो है वो पहले ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर की बात करते हैं, ठीक है। ये जो आपको ब्लू में नज़र आ रहा है एरो, ये इसके प्रेशर को करेगा, और ये जो मैरून में है ये वाला, ये इसके वाटर के लिए है, ठीक है। ये पाथवे वाटर का पाथवे है, और ये जो ब्लू एरो है ये इनके प्रेशर का पाथवे है, ठीक है। आप देखें, लीव्स की बात करते हैं, ये लीव्स के स्टोमेटा, ठीक है। सबसे पहले अगर हम सॉइल वाटर की बात करें तो सॉइल वाटर सबसे पहले एंटर हुआ रूट्स के अंदर, रूट्स से जाइलम में गया, जाइलम से लीव्स के अंदर जाना है तो लीव्स के अंदर सबसे पहले पेरेन्काइमा सेल्स में जाएगा, पेरेन्काइमा सेल से मेसोफिल सेल्स में जाएगा, मेसोफिल सेल से स्टोमेटा में जाएगा, और जैसे ही स्टोमेटा ओपन होंगे वाटर जो है वो एयर के अंदर एंटर हो जाएगा। ये तो है एक नॉर्मल मैकेनिज्म, ठीक है। अब देखें, कंसीडर करें कि ये हमारे पास जो लीव है एक, इसके जो स्टोमेटा है वो ओपन हुए, स्टोमेटा के अंदर वाटर फुल था, ठीक है। एयर के अंदर वाटर की क्वांटिटी लो थी, स्टोमेटा के अंदर वाटर फुल था। अब स्टोमेटा ओपन हुए, वाटर एयर के अंदर चला गया, मतलब कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर था स्टोमेटा का वो डिक्रीज हो गया, वाटर रिमूव हुआ है ना, तो ऑस्मोटिक प्रेशर उसका लो हो गया, ठीक है। जगह खाली हो गई, ऑस्मोटिक प्रेशर लो हो गया। उस ऑस्मोटिक प्रेशर को पूरा करने के लिए क्या किया कि स्टोमेटा ने मेसोफिल सेल से वाटर को अपनी तरफ खींचा, अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। अब मेसोफिल सेल का जो वाटर है वो स्टोमेटा के अंदर एंटर हो रहा है, इसका मतलब है कि मेसोफिल सेल का जो प्रेशर है वो लो हो जाएगा, मेसोफिल सेल्स के अंदर से वाटर की कमी हो गई है। मेसोफिल सेल्स अपने प्रेशर को किस तरह से मेंटेन करेंगे, मेसोफिल सेल्स वाटर को लेंगे पेरेन्काइमा सेल से, ऑटोमेटिकली मेसोफिल सेल्स का प्रेशर मेंटेन होगा तो पेरेन्काइमा सेल्स का प्रेशर लो हो जाएगा। पेरेन्काइमा सेल्स का जो प्रेशर है वो मेंटेन किया जाएगा जाइलम से। जब जाइलम के अंदर से वाटर पेरेन्काइमा सेल्स के अंदर चले जाएगा तो जाइलम के अंदर भी प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, पानी वो निकल जाएगा तो जाइलम खाली हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर ख़त्म हो जाएगा या बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। उस प्रेशर को पूरा करने के लिए जाइलम जो है वो वाटर लेगा रूट से, रूट्स के अंदर। अब जाइलम के अंदर अगर प्रेशर पूरा हुआ है तो रूट्स के अंदर प्रेशर कम हो जाएगा क्योंकि उसने अपना वाटर जो है वो जाइलम को दे दिया। अब रूट्स के अंदर जब प्रेशर कम होगा तो सॉइल के अंदर तो ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो रूट्स के अंदर जो प्रेशर कम होगा उसके नतीजे में जो सॉइल से वाटर है वो अगेन रूट के अंदर आएगा, और इस तरह से ये मैकेनिज्म बार बार चलता रहेगा। ये मैकेनिज्म जो है वो लगातार चलता रहता है, और इस पूरे मैकेनिज्म को, इस पूरे पाथवे को हम ट्रांसपायरेशनल पुल का नेम देते हैं। और यही ट्रांसपायरेशनल पुल है जो कि वाटर को रूट से लीव्स तक लेके जाती है, और ये 100% एक्सेप्टेबल थ्योरी है। इसके अलावा इसके अंदर एक फैक्टर होता है, ये कोहेजन का फैक्टर। कोहेजन क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कोहेजन। अभी ट्रांसपायरेशनल पुल में डिस्कस किया ना कि एक जगह से जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर लो हो रहा है तो वो अपने से नीचे वाले जो सेल हैं उनसे वाटर को अपने अंदर ले रहा है, ठीक है। और वाटर जो है वो कैसे उसके अंदर जाएगा कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान एक अट्रैक्शन फोर्स होती है, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए हुए होते हैं, बाउंड हुए हुए होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी जिसको हम कहते हैं। इस बॉन्डिंग की वजह से, इस कोहेजन की वजह से क्या होता है कि जब एक वाटर का मॉलिक्यूल अपवर्ड मूव करता है तो वो अपने से नीचे वाले अपने साथ अटैच्ड वाटर के मॉलिक्यूल्स को भी ऊपर की तरफ खींचता है। इस तरह जो वाटर होता है वो एक कतार में, एक पुल की सूरत में जो है वो ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है। इसके अलावा इसमें फैक्टर है जी एडहेजन। एडहेजन में क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल एंड वॉल्स ऑफ जाइलम। यानी कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है, अगर आप इस डायग्राम में देखें, ये है इसका कोहेजन, एक वाटर का मॉलिक्यूल ये है, एक ये है।
इन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कोहेजन है, यानी कि वो एक दूसरे को गिरने नहीं दे रहे। इस तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे वो एक कतार की सूरत में एक दूसरे को खींचते हुए जो है वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा इनकी जो अट्रैक्शन है वो ये वाटर का मॉलिक्यूल है और ये जाइलम की वाल है। ये जाइलम की वाल के साथ भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है एक है जिसको अडहेजन का नाम दे रहे हैं, जो कि इनको इस काबिल बनाती है कि ये बैकवर्ड मूव ना करें बल्कि उसके साथ अट्रैक्टेड रहें और अपवर्ड ही मूव करें। इसलिए जाइलम के अंदर जो वाटर है उसका बैक फ्लो नहीं होता, अपवर्ड फ्लो ही होता है। यहाँ से इसको इस डायग्राम से भी देख सकते हैं, एक वाटर का मॉलिक्यूल हमारे पास ये है, एक ये है। ये जो इन दोनों की आपस में अट्रैक्शन है ये कोहेजन है, जिसमें इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को जो है वो पकड़ा हुआ है। और जब ये किसी और चीज़ को अटैच करते हैं, यानी कि हम इनको जो है वो जाइलम के वाल्स कंसिडर कर लेते हैं, जब ये जाइलम के वाल्स के साथ अट्रैक्ट होते हैं तो वो वाली जो फोर्स होती है वो अडहेजन की फोर्स होती है। उसके बाद जो जाइलम वाल्स हैं, ठीक है, जाइलम वाल्स जो है वो हाई स्ट्रेंथ जाइलम वाल्स होती हैं, इसलिए और वो इन इलास्टिक होती हैं, इसलिए जो जाइलम की वाल्स है क्योंकि उनके अंदर लिग्नेंट प्रेजेंट होता है, सेलुलोज प्रेजेंट होता है, तो हाई स्ट्रेंथ और इन इलास्टिसिटी की वजह से जो जाइलम की वाल्स होती हैं वो इनकी इनवर्ड बल्किंग नहीं होती, यानी कि वो अंदर की तरफ पिच नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो वाटर है वो बिल्कुल एक कंटिन्यूस तरीके से उसके अंदर से मूव करता रहता है, उसकी कंटिन्यूटी में किसी किस्म का कोई डिस्टर्बनेस नहीं आती। इतनी ज़्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी होने के बावजूद कोहेजन टेंशन थ्योरी के अंदर कुछ ऑब्जेक्शन पॉइंट्स अराइज हुए थे, लेकिन ये ऑब्जेक्शन पॉइंट्स जो हैं वो सेटिस्फाई कर दिए गए हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑब्जेक्शन पॉइंट है कि तो वाटर कॉलम में ब्रेक बाय विंड, यानी कि अगर हम एक स्ट्रा की एग्जांपल ले लें कि स्ट्रा के अंदर अगर जब हम जो है वो कोल्ड ड्रिंक या वाटर जो है वो मुँह के ज़रिए स्ट्रा में जो है वो सक करते हैं तो वो बिल्कुल एक लाइन के अंदर जो है वो उसके ऊपर की तरफ हमारे माउथ की तरफ मूव करता है। सेम यही मैकेनिज्म जो है वो ट्रांसपैरेशनल पुल का है। अब देखें कि जो अगर हम स्ट्रा से जो है वो कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं, उसको ड्रिंक कर रहे हैं, सक कर रहे हैं, तो उसके अंदर अगर हम उसको दरमियान में से पिंच कर देते हैं, उसको दबा देते हैं या फिर हम उसको हिलाते हैं, तो हम देखेंगे कि वो जो उसके अंदर उसकी मूवमेंट है कोल्ड ड्रिंक की, उसकी जो मूवमेंट है उसके अंदर डिस्टर्बनेस आ जाती है और वो मूवमेंट वहीं पे रुक जाती है, ठीक है। इस तरह वो कहते हैं कि वाटर को मतलब जब विंड है, हवा चलती है, तो हवा के चलने से जो जाइलम पूरा स्टेम जो है वो मूव करता है ऊपर नीचे या लेफ़्ट राइट, तो उसके स्टेम के मोमेंट्स के अंदर मोमेंट की वजह से डेफिनेटली जो जाइलम के अंदर वाटर जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है ट्रांसपैरेशनल पुल के ज़रिए, उस वाटर के अंदर भी जो है वो उस विंड का कोई ना कोई असर होगा और उसके शेक करने की वजह से, हिलने की वजह से वो जो वाटर कॉलम है वो टूट सकता है, ठीक है। अब इस सब्जेक्शन पॉइंट्स को ओवर रूल्ड कैसे किया गया था कि जाइलम एक तो सबसे फर्स्ट कोहेजन एंड अडहेजन फोर्सेस हैं, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में भी अट्रैक्टेड होते हैं और जाइलम के वाल के साथ भी अट्रैक्टेड होते हैं। दूसरी रीज़न ये कि जो जाइलम है उसका जो डायामीटर है वो इस कदर नैरो है कि उसके अंदर से जो वाटर है उसके अंदर वो उसकी शेकिंग के बावजूद, उस विंड के बावजूद, उसके हिलने के बावजूद जो उसका कॉलम है वो वहाँ पे ब्रेक नहीं हो सकता, ठीक है। सेकेंड ऑब्जेक्शन पॉइंट इसका देगा देयर में बी एयर बबल्स इन जाइलम। जैसे हम स्ट्रॉ में अगेन एग्जांपल लेते हैं कि जब हम उस पर कोल्ड ड्रिंक सर्व करते हैं तो उसके अंदर समटाइम एयर बबल्स भी आ जाते हैं, ठीक है। इसका ऑब्जेक्शन पॉइंट को भी इसी तरह ओवर रूल किया जाता है कि जो जाइलम है उसके अंदर हाई टेंशन होती है। हाई टेंशन मीन्स कि उसके अंदर वाटर जो है वो कंटिन्यूसली मूव करता रहता है, वो वहाँ पे ठहरता नहीं है। अगर वाटर वहाँ पे थोड़ी देर के लिए स्टे करेगा तो चांसेस होते हैं कि एयर जो है वो उनके अंदर ट्रैप हो सकती है और एयर बबल बन सकते हैं,
लेकिन क्योंकि वाटर जो है वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, वो कंटिन्यूटी में है, तो उसकी कंटिन्यूटी की वजह से एयर के ट्रैप होने के चांसेस जो हैं वो वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होते, इसलिए जाइलम के अंदर जो है वो एयर बबल्स नहीं बनते। ठीक है, जितनी भी थेरीज हमने डिस्कस की हैं इनमें से जो हाइगन टेंशन थेरी है ये मोस्ट एक्सेप्टेबल थेरी है और ये तमाम किस्म के प्लांट्स के अंदर जो है वो एप्लीकेबल है।